आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो मैं विनीत चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मौका ऐसा है कि हम एक बहुत ही महान कलाकार, सिनेमा इतिहास के सबसे बड़े कलाकार मैं कहूंगा, उनको आज हम याद कर रहे हैं। हाल ही में अभी 7 जुलाई को, जैसा कि हम सब जानते हैं, उनका निधन हो गया। और एक बहुत बड़े शौक के दौर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरा विश्व गुजर रहा है। इस समय में आज हम उनको याद कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ इस मौके पर अभी जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। मेरे साथ मौजूद हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आपने उनको देखा है टीवी पर, फिल्मों में, सिनेमा में और क्रिकेट के मैदान में। हमारे साथ अभिनव चतुर्वेदी यानी कि नन्हे जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं अभिनव भाई के बारे में कि उन्होंने दिलीप साहब के साथ काम ही नहीं किया बल्कि फिल्म सौदागर में, बल्कि वो फिल्म सौदागर के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। उस पूरे दौर में वो उनके साथ रहे हैं। तो बहुत सी बातें आज हमें उनके माध्यम से जानने को मिलेंगी। मेरे साथ यहाँ पे स्वामी उमा मौजूद हैं। और मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर होने के साथ साथ वो दिलीप कुमार को चाहते हैं। और दिलीप कुमार के विषय में कुछ ऐसी बातें आज हमको उनके द्वारा मालूम चलेंगी। शायद मैं आशा करूंगा कि वो बातें शायद मुझे भी ना मालूम हो और आपको भी ना मालूम हो। और तीसरे हमारे साथ मौजूद हैं अनिल शर्मा जी। मैं अनिल शर्मा जी के बारे में बताना चाहूँ कि अनिल शर्मा जी वो शख्स हैं जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नहीं जानते, मैं बताना चाहूंगा कि दिलीप कुमार साहब मोहन मेकिंग कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं और अनिल जी मोहन मेकिंग में काम करते रहे हैं और उनको असिस्ट करते रहे एक लंबे समय तक। तो आज अभी ये 3 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे और लोग भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो एक छोटे से वीडियो क्लिप के साथ उनकी याद में जो हम लोगों ने तैयार किया उसको हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो वीडियो लाया जाए। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। विजय, विजय, नहीं विजय, कोई सलाह नहीं चाहिए। अकेला जी सकता हूं तो अकेला मर भी सकता हूं। ऐसे न कहो। मेरी माँ को मार दिया उसने। क्या वही आदमी है जिसने मेरी माँ क्यों हुआ? ये तो होना ही था। एक न एक दिन ये तो होना ही था। लेकिन अब सब खत्म हो गया। बहुत कोशिश की अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल दूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा। चाह कि ना करूं, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा? इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो कहा क्यों नहीं डैड? क्यों नहीं कहा डैड?
अंदर नहीं जा सकते। विजय, विजय! कोई क्या कहे, कैसे कहे, कितना कहे और कितना कहे और कहता ही रहे। इस छोटे से समय में इस तस्वीर को खींच पाना तो मुमकिन नहीं है। वो मुकम्मल तस्वीर जो 1944 में ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में दिखी और उसने उस फ्रेम में इतने रंग भर दिए, इतनी ऊंचाइयां भर दी, इतने अंदाज भर दिए और इतनी मोहब्बत भर दी कि वो शख्स मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, द थेस्पियन ग्रेट दिलीप कुमार बन गया। 1944 में चंद कदम गिरने के बाद वो कलाकार लगातार ऊंचाइयों की परवान चढ़ने लगा। बल्कि मैं ये कहूंगा उसने वो तस्वीर खींच दी जिसको छू पाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं था। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत मशक्कत करी, क्योंकि मैं दिलीप कुमार साहब के बारे में ये जरूर कहूंगा कि वो दौर था जो उनके सामने प्रतिद्वंदी बहुत परिपक्व नहीं थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार नहीं थे, मैं ये कहूंगा। क्योंकि उस दौर में जब दिलीप कुमार था तो कलाकार को एक नई परिभाषा, एक्टिंग को एक नई परिभाषा दिलीप कुमार साहब ने दी। उदाहरण के तौर में मैं कहना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की महानता ये रही है कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों को खेला और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए। मैं दारा सिंह के बारे में बात करूंगा, उनके सामने थे किंग कॉन्ग, लेकिन दिलीप कुमार साहब के सामने कोई नहीं था। तो ऐसे में इतना लंबा समय और इतनी ऊंचाइयों को छूना बहुत ही कठिन काम होता है, जो कि दिलीप कुमार साहब ने करा। मैं बताना चाहूंगा कि सभी को मालूम है कि उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। उनके पिताजी बहुत बड़े फ्रूट मर्चेंट थे और उसके बाद वो पुणे आ गए। पिताजी से कुछ अनबन हुई, उसके बाद वो पुणे पहुंचे और एक कैंटीन के बाहर सैंडविच का स्टॉल वो लगाते थे। 1944 में बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी से वे मिले और उन्होंने इनको लेके एक फिल्म बनाई ज्वार भाटा। वो अशोक कुमार से बेहद प्रभावित थे और मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ कदम गिरने के बाद उनको 1949-48 में फिल्म अंदाज आती है और तभी से उन्होंने जो रुपहले पर्दे पर, सिनेमा के रुपहले पर्दे पर राज करना शुरू करा, तो आज तक वो राज चल रहा था और समय के कालचक्र ने उनको अभी 7 जुलाई को हमसे छीन लिया। तो ऐसे में मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिनव चतुर्वेदी। मैंने आपको बताया कि अभिनव जी जो कि नन्हे, हम सभी उनको देखते आए हैं, हम लोग में, और तमाम उनके बारे में हम फिल्में उनकी देखी है, उनको सीरियल्स में देखा, हम उनको जानते हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि दिलीप कुमार साहब को तो उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट किया है, तो वो उनके बारे में आज हमें कुछ बताएं, अपनी संस्मरणों पर प्रकाश डालें। तो अभिनव जी आपके सामने है, मैं स्वागत करता हूं अभिनव चतुर्वेदी जी का। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत एक अच्छा मौका है जब दिलीप साहब को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दिलीप साहब के बारे में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमने तो बचपन से उनको देखा है, सब लोगों ने यहाँ जो उपस्थित हैं उन्होंने सबने देखा है। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते बहुत से एक्टर्स के साथ काम करने की ख्वाहिश के कभी चांस मिले, पर्दे पर साथ कुछ सीखने का मौका मिले। और ये बहुत अजीब व गरीब इत्तेफाक है कि मेरी पहली मुलाकात दिलीप साहब से तब हुई, और वो भी मुझे पता नहीं था कि मैं वो फिल्म करने वाला हूँ। सुभाष घई साहब का बर्थडे था उस दिन, और लीला केम्पिंस्की जो होटल है एयरपोर्ट के पास मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ पहुँचा। तो सुभाष जी मुझे हाथ पकड़ के ले गए दिलीप साहब के पास और इंट्रोड्यूस किया कि ये लड़का दिल्ली से आया है और ये राजकुमार साहब के ग्रैंडसन का रोल कर रहे हैं सौदागर फिल्म में आप।
मतलब मुझे पता नहीं था विनीत भाई कि मैं वो फिल्म करने जा रहा हूँ, और दिलीप साहब के सामने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो क्या बात है। गौरव की बात थी। मैंने उनके पैर छुए तो बहुत एतमाद और बहुत एहतराम के साथ उन्होंने इतना ब्लेसिंग दिए कि ये इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल से भरी हुई है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक एलिगेंस पर्सनालिटी के अंदर एक फादरली फिगर, मेरे लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। और उनके बारे में अगर एक शेर अर्ज करूं तो मुलाजा फरमाइए कि किसी को उनके कद का अंदाजा न हुआ, किसी को भी उनके कद का अंदाजा न हुआ, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की शख्सियत दिलीप साहब की, उन्होंने अपने बड़े होने का कभी एक वेट जिसको हम कहते हैं वो यंगस्टर्स पर नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहाँ दिलीप साहब और कहाँ मेरे जैसा एक छोटा सा एक्टर, या मनीषा, विवेक, मुशरान, कोई भी आर्टिस्ट उस फिल्म का, इतनी बड़ी मेगा स्टार कास्ट, लेकिन दिलीप साहब ने कभी अपने इतने बड़े होने का वेट कभी हम लोगों पर नहीं डाला, और हमेशा। अभिनव भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपसे बीच में टोक रहा हूं, आपको माफी चाहूंगा। प्लीज। कि जब दिलीप कुमार साहब के पास सुभाष घई साहब आपको लेकर गए इस समय, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पांव कितने कांप रहे थे? मेरे पांव कांपते नहीं है। तो बेसिकली आपने पहले भी जिक्र किया, मैं क्रिकेटर हूँ, और थिएटर कर चुका हूँ, तो आई कांटेक्ट सीधा रहता है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो मुझे मैं ब्लैंक था एकदम, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ डू आई रिएक्ट, बिकॉज अगर आपके सामने वो शख्सियत मौजूद है जिनको हम पैगाम के बाद राजकुमार साहब के साथ देख रहे थे, 35 साल के बाद वो दोनों एक फिल्म कर रहे थे, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके साथ। और फिर मजेदार वाक़या है कि मैं जब मनाली पहुंचा तो हम सब जितने यंगस्टर्स थे सुबह सुबह जल्दी उठ गए कि आज पहली मर्तबा दोनों एक फ्रेम में आएंगे, राजकुमार साहब और दिलीप साहब दोनों एक फ्रेम में आएंगे। तो उस मंजर को अपनी आंखों के अंदर कैद करने के लिए हम सब जल्दी उठकर पहुंच गए देखने के लिए कि हाउ डू दे लुक इन द सेम फ्रेम। आप शूट कर लें, आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से शूट कर लें। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम एक यूनिवर्सिटी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं दिलीप साहब को एक यूनिवर्सिटी मानता हूँ एक्टिंग की, और शायद भारतीय सिनेमा जगत में संस्कृत में एक लाइन है, एको त्वं द्वितीयो नास्ति, मतलब आप जैसा ना तो दोबारा कोई पैदा होगा। ही वॉज अ लेजेंड, और जब हम लेजेंड्स को डिस्क्राइब करते हैं, इट वॉज शेयर। आप उनकी कोई फिल्म उठा के देख लें, आई एम टू अनक्वालिफाइड टू मेक एनी, आई एम नॉट अ फिल्म क्रिटिक, लेकिन किसी चीज को एक तरह से जस्टिस देना, उसके अंदर गहराई उतरना। सौदागर फिल्म की अगर बात करें तो उसमें उन्होंने एक हरियाणवी टोनैलिटी ली थी, और बीर सिंह का जो रोल था वो, तो मेरे 5 या 6 सीन्स थे फिल्म के अंदर सिर्फ। तो मैंने सुभाष से अनुरोध किया कि मैं कहा सर आप मुझे अपनी टीम में ले लीजिए, मैं तो पागल हो जाऊंगा नहीं तो, क्योंकि इतना टाइम 2 साल फिल्म लगती है बनने में। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में ले लिया। तो उनको जाकर सीन समझाना, बताना कि आगे समझाना क्या, मतलब आपका ये सीन है, उनको कौन बताएगा। तो डिस्कस करते थे। और मुझे याद है कि एक मर्तबा
सुभाष जी ने मुझे उनका एक इंटरव्यू लेने के लिए भेजा, एक बच्चों का प्रोग्राम था, तो बाकायदा उन्होंने मुझे समय दिया और वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ बिल्कुल एकांत में शाम का वक्त था, और जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ने प्यार से एक एक सवाल का जवाब दिया। उसमें हाँ, आप मुझे बता रहे थे कि लगभग 2 घंटे वो इंटरव्यू चला, और एक तरह से घई साहब ने, सुभाष घई साहब ने वो बलि का बकरा आपको बनाया कि आप जाइए, वो इंटरव्यू को आप लीजिए। देखिए, वो इंटरव्यू देंगे कि नहीं देंगे बात अलग नहीं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बातचीत का सिलसिला, आओ बेटा बैठो, क्या पूछना चाहते हो, कोई सवाल भी नहीं पूछा कि मुझे क्वेश्चंस की लिस्ट दिखाओ, क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारे मन में जो है वो पूछो, मैं उसका जवाब देता हूँ। मतलब किसी यंगस्टर को इतना कंफर्टेबल करना, मतलब ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी दिलीप साहब के अंदर, कि वो सामने वाले को ये जताते नहीं थे कि वो दिलीप कुमार है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत जरा सी सक्सेस पाली तो एटीट्यूड आ गया, शोल्डर्स, क्रिकेट में कहते थे वो कॉलर खड़े हो जाते हैं, यू नो, कि बड़ा प्लेयर हो गया। बट यू नो, मुझे लगता है ऐसा है, शायद आप लोग सभी जो उनको जानते हैं थे इस बात से सहमत होंगे कि एक विनम्रता का आधार, बड़े होने के बावजूद एक व्यक्तिगत रूप से कितनी विनम्रता थी उनमें, और क्या पॉलिश थी, क्या स्वॉवनेस थी। वो अंग्रेजी बोलने के लिए खड़े हो जाएं। कल ही मैं रात को एक इंटरव्यू देख रहा था जहां उन्होंने इमरान खान की तारीफ की जब वो पाकिस्तान गए थे। पहले ही उर्दू में अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू किया, और उसके बाद जब when he switched over to English, it was absolutely immaculate, perfect diction and the choice of words. मैंने एक बार ये पूछा, मैंने कहा सर आपका सबसे बेस्ट सीन कब होता है आपको? बोले जब मेरे पास कोई डायलॉग नहीं होता। अब मैं चुप इस बात को सुनकर के मैंने कहा ये क्या कह गए, क्योंकि उसको डिसाइफर भी तो करना है कि दिलीप साहब ने ये कहा कि मेरा बेस्ट मोमेंट वो होता है जब मेरे पास कोई लाइन नहीं होती। मैं एज एन एक्टर सोच रहा हूँ कि जितनी ज्यादा लाइनें हो उतना अच्छा एक्टर होगा, भाई जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ मेरे पास जो कोई लाइन नहीं होती तब आई एम एट माय बेस्ट। तो मैंने उनसे फिर डिटेल में हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? कहते देखो मैं सुनता बहुत, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, एंड यू नो आई स्टार्टेड अ मेंटरशिप प्रोग्राम। विनीत भाई सभी बता दो, आई स्टार्टेड अ मेंटरशिप प्रोग्राम कॉल्ड आर्ट ऑफ लिसनिंग, and that has actually happened through the teachings of Dilip Sahab, that how patiently he used to listen, कितने आराम से वो हर चीज को सुनकर, क्योंकि साउंड, फिर उन्होंने मुझे बताया कि साउंड का प्रोसेस क्या है। साउंड का प्रोसेस है कान से सुनो, उसको ऊपर ले जाओ, दिमाग में मेंटल प्रोसेस करो और फिर मुंह से बोलो। बोले ज्यादातर लोग क्या करते, वो ऊपर ले जाने वाला प्रोसेस छोड़ देते हैं, यहाँ से सुना और यहाँ से बोल दिया। बोले वो मैं नहीं करता हूँ, पहले सुनता हूँ, फिर उसको मेंटल प्रोसेस में ऊपर ले जाता हूँ, फिर उसको सोचता हूँ कि मुझे क्या कहना है। तो ये सब बातें जो हैं, एक 2 साल के पूरे हाल में बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही। एंड बिकॉज इससे कि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। अगर सुनेंगे नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो वो बात उतनी अच्छी तरह से सामने हम इमोट नहीं कर सकते। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड जितना उत्साह, जितनी पावर
उस कैरेक्टर को चाहिए थी। उन्होंने बहुत रूप से उसमें परफॉर्म किया। एंड एज यूजुअल मतलब मैं बहुत अनक्वालिफाइड हूँ उनके बारे में कुछ कहने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और बायोग्राफी के अंदर एक छोटी सी जगह में मेरा नाम पसंद है, तो एक अच्छी फीलिंग देती है कि हाँ, दिलीप साहब की ऑटोबायोग्राफी कहीं फिल्मोग्राफी में ही सही मेरा नाम है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे, क्योंकि देखिए इतना लंबा समय उन्होंने इंडस्ट्री में राज किया, जैसा कि आपने कहा, और इसीलिए कोई उनको दिलीप कुमार नहीं कहता, दिलीप साहब। दिलीप साहब अपने आप में संबोधन। अमिताभ बच्चन जी के बारे में भी हम जब बात करते हैं तो हमें जी का संबोधन लगाते हैं। अमित जी हैं, बच्चन साहब है, यही कहते हैं। बच्चन साहब हैं, दिलीप साहब इसीलिए कहा गया क्योंकि वो साहब थे। अपने व्यवहार के कारण, अपने प्रेम के कारण, अपनी पर्सनालिटी को उन्होंने कभी फिल्म के पर्दे की पर्सनालिटी से कंपेयर नहीं किया। मैं उनको अपने श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और मेरे हिसाब से ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। They always live on, their legacy lives on, and Dilip Sahab will always be cherished, remembered, and respected as long as we are there, as long as Indian cinema is there. Globally. बहुत बढ़िया अभिनव भाई, ये बहुत अच्छा आपने अपने संस्मरण बता रहे हैं। आपसे मैं आगे और भी बातें लगातार करता रहूंगा, और इसी बीच में हमारे साथ स्वामी उमा भी मौजूद हैं, और मैं उनसे भी बात जरूर करूंगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ एक अलग तरह की बातें उनसे हमें जानने को मिलेंगी दिलीप साहब के बारे में। तो मैं बुलाना चाहूंगा, इस्तकबाल करता हूँ स्वामी उमा का, जो कि एक बहुत अच्छे कवि, स्पिरिचुअल लीडर हैं, और तमाम उनके साथ जो जानकारी है वो भी आपको दिलीप साहब के बारे में देने वाले हैं। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अनम्यूट करिए आप अपने। नमस्कार, और आप सबको मेरा प्रणाम। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने भी क्रिएट किया है, और मुझसे पूर्व अभी अभिनव जी बोल रहे थे, और अभिनव जी खुद एक बहुत उम्दा कलाकार रहे हैं। मैं उन्हें याद कर सकता हूँ मेरे बचपन में, हम लोग सीरियल और उसमें नन्हे के किरदार में, बहुत हद तक उन पर दिलीप साहब की छाप, उनके अभिनय पर राजेश खन्ना की बहुत बचपन में दिखाई देती थी हमें। थैंक यू सो मच। और जो उन्होंने अपना अनुभव जो शेयर किया है, वो मुझे लगता है वो ज्यादा कीमती है, क्योंकि हम लोगों ने तो दिलीप साहब को पर्दे पर ही जाना है और कुछ खबरों में, लेकिन आपने उन्हें छुआ है, देखा है, महसूस किया है, इसलिए शायद आज सबसे कीमती लोगों में आप हैं। मैं दिलीप साहब को याद करने के लिए मुझे मुगले आजम के एक गीत की वो शुरुआती पंक्तियां याद आती हैं कि वो आई सुबह के पर्दे से मौत की आवाज, किसी ने तोड़ दिया आज जिंदगी का साज। दरअसल हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अभिनय तो बहुत शुरू से ही हमें देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि अभिनेता नहीं हुए हैं, मूक दौर से ही अभिनेता मिलने लगे थे, और दिलीप साहब के आने से पहले भी हिंदुस्तानी सिनेमा के कुछ बहुत बड़े चेहरे, अभिनय के सम्राट जिन्हें हम कहते हैं, पृथ्वीराज कपूर आ चुके थे, मोतीलाल साहब थे जिनकी तुलना की नहीं जा सकती है किसी से, जिनके अभिनय का प्रभाव हमें दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब पर दिखाई देता है। मोतीलाल साहब आ चुके थे, पृथ्वीराज कपूर थे, अशोक कुमार रहे थे उस दौर। अशोक कुमार तो अशोक कुमार दिलीप साहब बहुत इंस्पायर रहे हैं। सभी के लिए आइडियल थे अशोक कुमार साहब के ही। तो उसके अलावा भी बहुत से सप्रू आ चुके थे, उल्लास आ चुके थे, बहुत से ऐसे कलाकार थे। तो ऐसा नहीं था कि दिलीप साहब एक खाली मैदान पे उतरे थे बैटिंग करने के लिए। आपने ये जरूर कहेंगे कि मेथड एक्टिंग जो थी वो दिलीप साहब के बाद शुरू हुई। हाँ, मैं एक नई परिभाषा, एक नई ग्रामर उन्होंने लिख दी।
जी जी जी, मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था हाँ कि दिलीप साहब, जी आपने जी सचिन तेंदुलकर की तुलना की, तो मैं दिलीप कुमार के लिए मैं ये कहूंगा कि वो सुनील गावस्कर की तरह ही रहे हैं। और उनका एक दौर जो था, एक अलग तरह का दौर था, बहुत बड़े कलाकारों से उनका मुकाबला था। और आप देवदास में मोतीलाल के सामने आप देख सकते हैं कि एक बड़ी प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है देवदास के अंदर। तो वैसा था। लेकिन जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मेथड एक्टिंग, उसके वो बादशाह थे। और सबसे बड़ी जो दिलीप साहब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा को है, वो था सिनेमा का अभिनय करना। एक चीज जी होती है जो हिंदी सिनेमा को ठीक से तब तक शायद नहीं पता थी दिलीप कुमार से पहले, कि सिनेमा का भी एक अभिनय होता है, पर्दे पर भी एक एक्ट होता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सिनेमा के क्रिटिक के तौर पर, तो मुझे दिलीप कुमार से बेहतर अभिनेता अशोक कुमार लगे हैं हमेशा ही, और भी दूसरे कलाकार रहे हैं। लेकिन दिलीप साहब की खासियत ये है कि वो एक स्टार अभिनेता की तरह आते हैं। वो एक ऐसा स्कूल खोलते हैं जिसके बाद हर स्टार जो भी भारत में होता है उसको दिलीप कुमार होना जरूरी हो जाता है। अगर दिलीप जी कुमार नहीं है तो फिर आपको बच्चन साहब नहीं दिखाई पड़ते हैं, और अगर दिलीप कुमार नहीं है तो फिर राजेश खन्ना नहीं दिखते हैं। अगर आप दिलीप कुमार को माइनस कर देते हैं तो कोई शाहरुख खान नहीं दिखाई देता है। आप अगर बच्चन साहब को जोहरा बाई को बुलाते हुए मुकद्दर के सिकंदर में देखेंगे तो आपको देवदास का दिलीप कुमार जरूर याद आएगा। इसी तरह से अगर आप राजेश खन्ना को अमर प्रेम में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिलीप कुमार याद आएगा। तो दिलीप कुमार की विशिष्टता मुझे ये लगती है कि वो एक तरह से सिनेमा के पैगंबर हो जाते हैं, और उनकी एक उम्मत तैयार हो जाती है, उनके पीछे एक पूरा संप्रदाय तैयार हो जाता है जिसे हम दिलीप जी कुमार संप्रदाय कहेंगे। तो हर बिल्कुल एक अभिनेता जो दिलीप कुमार के बाद आता है, क्योंकि आप देखो कि दिलीप, जैसे बच्चन साहब की विशिष्टता ये है कि उनका जो सबसे ज्यादा एक्टिव जो समय है, उस समय बच्चन साहब वन मैन इंडस्ट्री हो जाते हैं, और ये दुनिया में शायद किसी अभिनेता को ये नसीब नहीं हुआ। ये दिलीप साहब के साथ भी नहीं हो पाया, वो वन मैन इंडस्ट्री नहीं हुए, कि बच्चन साहब का वो 10-12 साल का पीरियड ऐसा है जिसमें कि सिर्फ बच्चन साहब ही थे सिनेमा में। लेकिन दिलीप साहब एक ट्रायंगल में रहे हैं। एक दिलीप साहब थे, फिर राजकुमार थे, देवानंद थे। लेकिन दिलीप साहब का मुझे इसमें जो सबसे बड़ी जो महानता दिखाई देती है वो ये दिखती है कि राज कपूर साहब की कोई ऐसी लेगेसी हमको नहीं मिलती है। राज कपूर की तरह एक्टिंग करने वाला फिर दूसरा अभिनेता नहीं होता है। इसी तरह से देवानंद की फिर लेगेसी नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत राजेश खन्ना और शम्मी कपूर में आपको हल्की सी देवानंद की झलक जरूर मिलती है, लेकिन देवानंद की उस तरह से फॉलोइंग नहीं होती है। मगर दिलीप कुमार का इंप्रेशन ये होता है कि फिर वो मनोज कुमार से लेकर के, राजेंद्र कुमार से लेकर के, वो शाहरुख खान और शायद आज भी रणबीर कपूर तक उनकी लेगेसी काम कर रही है। अब भी जब आप बहुत बढ़िया हीरो के हाथ में जब आप शराब का ग्लास दे देते हैं तो उसे देवानंद या राज कपूर नहीं याद आता, उसको सीधे दिलीप कुमार और उसका अभिनय का अंदाज याद आता है। जो आपने बहुत अच्छी बात अभिनव जी ने कही, और वो दिलीप कुमार की खासियत रही है कि वो बिना संवाद के सबसे अधिक पर्दे पर इंप्रेशन पैदा कर सकते थे। उनके मुकाबले फिर वो इंप्रेशन या तो संजीव कुमार पैदा कर सके या बच्चन साहब पैदा कर सके, कि अगर उनको नहीं भी बोलने दिया जाए तो भी वो स्क्रीन को उतना ही कवर कर सकते हैं। और ये ताकत जबरदस्त तरीके से दिलीप साहब में थी। और आप उनकी रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाओं पर आप ध्यान दीजिए। अभी आप एक सीन दिखा रहे थे शक्ति फिल्म का, आप उसमें उनकी प्रतिक्रिया देखिए। डायलॉग लगभग बच्चन साहब की तरफ सारे हैं, और छोटे छोटे रिएक्शंस दिलीप साहब के हैं, लेकिन दिलीप साहब फिर भी थोड़े हावी होते दिखाई दे जाते हैं। तो दिलीप कुमार साहब की विशिष्टता ये है कि उन्होंने स्क्रीन का, सिल्वर स्क्रीन का अभिनय जो होता है उसको तैयार करके दिया, जो उससे पहले किसी के पास नहीं था। उसके पहले या तो अशोक कुमार जैसा बिल्कुल नेचुरल अभिनेता था, या केएल सहगल या वी शांताराम जैसा एक थिएटरिक अभिनेता था। पर दिलीप साहब ने थिएटर और नैसर्गिक, यानी जो एक मुस्नई अदाकारी है उसको, और एक जो नेचुरल हमारा वे है, उन दोनों को कहीं मिक्स किया है, मिलाया है। दूसरी एक बड़ी बात है कि दिलीप साहब किरदारों के अंदर इस तरह से प्रवेश कर जाते थे कि उसकी तुलना करने के लिए हमको हिंदुस्तान में कोई दूसरा अभिनेता मिलता ही नहीं है। फिर वो सीधे हमको एक अभिनेत्री दिखाई देती है, मीना कुमारी, कि वो जैसे जिस किरदार में जाती थी, ऐसा लगता था कि वो किरदार सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी के लिए ही लिखा गया था, ये दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यही बात है दिलीप साहब के साथ, कि दिलीप साहब ने जो भी किरदार कर दिया है,
आप उनको रिप्लेस करके दूसरे अभिनेता को रख ही नहीं सकते हैं। आप कोई दूसरा सलीम नहीं ला सकते हैं। इतनी बार देवदास करने की कोशिश की गई, लेकिन देवदास दिलीप कुमार के अलावा देवदास नहीं हो सका, कोई गंगा नहीं हो सका है। सौदागर में जिस तरह से वीर सिंह खड़ा होता है, यानी कि दिलीप साहब ने जो कर दिया वो सिर्फ दिलीप साहब का हो गया। ये कमाल सिर्फ मीना कुमारी के पास आपको दोबारा दिखाई देता है कि वो जो करके गई हैं, आप छोटी बहू दूसरी नहीं खोज सकते हैं, आप दूसरी साहेबजान नहीं खोज सकते हैं, वो जो करके गई हैं बस वही हो गई हैं। तो ये काबिलियत जो है दिलीप साहब की जबरदस्त थी, शायद इसलिए दिलीप और मीना कुमारी ने साथ में जो सिनेमा किया बड़ा ही क्लासिक रहा है, बहुत ही जबरदस्त रहा है। एक और बड़ी बात दिलीप साहब के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिनेमा के पर्दे पर जो गाना होता है, हिंदी सिनेमा में गाना बहुत वैल्यू करता रहा है। अब तो थोड़ा उसकी वैल्यू खत्म हो गई है पिछले एक दशक में धीरे धीरे, लेकिन उसके पहले हिंदी सिनेमा की खासियत होती थी उसका म्यूजिक, उसमें गाना। और 60 और 70 के बीच में तो गाना सिनेमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था, मतलब वो सिनेमा को लेकर के चलता था। बहुत सारे कीमती संवाद जो होते थे वो के माध्यम से रख दिए जाते थे। अगर आपको यहूदी का वो गाना याद आ रहा हो इस वक्त, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का, तो अगर आप उस गीत को याद कर सकते हैं, उसमें अगर आप दिलीप कुमार का अभिनय देख सकते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि दिलीप कुमार ने पर्दे पर किस तरह से गाने को परफॉर्म किया जाए, एक हीरो, एक नायक के द्वारा, ये दिलीप कुमार सिखाते हैं। क्योंकि हीरोइन तो कर रही थी कई, लेकिन हीरो को उस तरह से पर्दे पे परफॉर्मेंस गाने की नहीं आती थी। लेकिन दिलीप साहब के पास खासियत ये है कि वो ये मेरा दीवानापन है जैसे गाने को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर वो तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे में बैठ करके एक शहजादे के जो रिएक्शंस वो तैयार करते हैं वो भी कर सकते थे। और दूसरी तरफ नए लड़ जाइए तो मनवा मकसद कोई भी करीब में वो डांस करके उन्होंने दिखाया। दिलीप साहब कोई बहुत तैयार डांसर नहीं थे जैसे आज के अभिनेता होते हैं, लेकिन दिलीप साहब ने जब भी डांस किया पर्दे पर वो इतना खूबसूरत किया है कि आज भी आप उसकी कॉपी करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप नैन लड़ जाइए का आप वो फ्रेम देखिए जिसमें वो दो लड़कों के साथ अपने पैरों को क्रॉस करते हुए डांस करते हैं, वो अपने आप में एक ऐसा स्टेप हो गया है जो दिलीप कुमार को एस्टैब्लिश करता है। या मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो आप एक तरफ तो इतना गंभीर अभिनेता है, देवदास का है, अमर का है, जिसको आप देखते हैं और आप शोक में डूब जाते हैं, तो दूसरी तरफ वो गंगा जमुना और संघर्ष में वो नाचता है दुपट्टा सर पे डाल करके, वो भी वो है। तीसरी तरफ वो सलीम जैसे एक जिसको हम कहते हैं बाअदब किरदार को वो परफॉर्म करता है। तो एक तरफ वो तराना का वो प्रेमी, जब आप जरा देखिए तराना में मधुबाला के साथ जो उनकी इंटीमेसी, जो उनके रोमांस के सीन है, हिंदी सिनेमा के पर्दे पर इस तरह के सीन आपको शायद ही देखने को मिलेंगे, इतने हाई रोमांटिक सीन। अगर आपको वो सीन याद आता है, मैं यहाँ पे एक बात बीच में जरूर जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। जब आप बोल रहे हैं मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का जब आप जिक्र कर रहे हैं, मैं जरूर जोड़ूंगा कि वो दौर में जो उसका सबसे रोमांटिक सीन है, उस दौर में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला साहब आपस में उनकी बोलचाल बंद थी। लेकिन आप वो सीन देखिए, यही उनका कमाल था, यही दिलीप कुमार साहब का कमाल था कि आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, लेकिन जो सीन आ रहा है वो लग रहा है कि इससे ज्यादा रोमांटिक कपल कोई हो ही नहीं सकता। तो वो उनकी कलाकारी थी। और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैंने बीच में आपको टोका, माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, वो मेथड एक्टिंग का कमाल है कि वो एक्टर किसी का गुलाम नहीं बना, उसने अपनी एक पहचान बनाई, एक कलाकारी को एक नई परिभाषा दी। तो मैं आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कि आपने मुगले आजम के दृश्य का जिक्र किया। मैं उसके पहले तराना का जिक्र कर रहा था कि तराना फिल्म जो है मधुबाला और उनकी एक लाजवाब फिल्म है। अगर आपने देखी है तो स्क्रीन पर मैं हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर इस तरह की जो शौखी है इश्क की, वो शायद ही मैंने देखी हो। और आपने भी शायद ही वो उसका कंपैरिजन कर सकें कि जब मधुबाला एक छोटे से लोटे के अंदर दूध लेकर के आती हैं और वो कहती हैं कि क्या तुम दूध पियोगे, और वो उनकी तरफ वो लोटा बढ़ाती हैं और वो होंठ लगा करके उससे वो दूध पीते हैं, उसको
को। वो सीन जरा सा आप देखिएगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट एरा है, लेकिन किस तरह से सेंसुअलिटी को क्रिएट किया है दिलीप कुमार और मधुबाला की आंखों ने, उनकी हल्की सी मुस्कुराहट ने और वो हल्की सी छुअन ने। तो वो सीन अद्भुत है। और दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सीन में माना जाता है और एक एरोटिक सीन में भी माना जाता है। मजेदार बात है कि हीरोइन के सर से दुपट्टा नहीं खिसकता है। वो मुगले आजम के सीन की बात, जिसमें कि बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज चल रही है और सलीम अनारकली से वो पंख, शुतुरमुर्ग का जो पंख है उसे हल्के हल्के से सहलाता, वहां उन दोनों की आंखों में जो प्यार जो उभरता है, जो आकर्षण उभरता है, जिसको उन्स कहते हैं, वो जो उभर करके आता है, वो देखने जैसी चीज होती है। और उस वक्त निसंदेह दोनों के बीच में नया दौर को लेकर के खटपट हो चुकी थी, वो अलग हो चुके थे, मामला कोर्ट तक जा चुका था। मगर बावजूद इसके, और जब मधुबाला का आपने जिक्र कर दिया, तो हमें दिलीप साहब की एक और मामले पे भी हमें नजर रखनी होगी कि एक इंसान के तौर पर, जिसका अभिनव जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया था, कि एक व्यक्ति के तौर पर दिलीप साहब इतने बड़े थे कि उन्होंने हर बार मधुबाला से अपने इश्क का इजहार भी किया है और उसको स्वीकार भी किया है। और उस दौर में भी वो उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन समहाउ वो बात बनी नहीं। और शायद उन लोगों की जिंदगी का एक दुखद पहलू रहा ये कि मधुबाला को दिलीप कुमार से अलग होना पड़ा। और मधुबाला पूरी जिंदगी दिलीप कुमार की इज्जत करती रही, कहीं ना कहीं उन्हें प्यार भी करती रह गई, लेकिन एक खूबसूरत जोड़ी बनने से चूक गई थी। मगर फिर भी मैं दिलीप साहब को स्क्रीन पर 2-3 अभिनेत्रियों के साथ भी याद अभी करना 2 मिनट के लिए चाहूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि दिलीप साहब जब स्क्रीन पर मधुबाला के साथ उनकी केमिस्ट्री को पूरी दुनिया जानती है, मीना कुमारी के साथ भी उनके अभिनय को पूरी दुनिया, लेकिन एक और अभिनेत्री थी जिनसे दिलीप कुमार का स्क्रीन पर जो केमिस्ट्री थी वो हिंदुस्तानी सिनेमा में लाजवाब थी, और वो थी निमी। पिछले दिनों वो भी गुजरी है। और निमी के साथ उन्होंने जब फिल्मों में काम किया तो उन दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री आती थी, मुझे लगता नहीं कि हिंदी सिनेमा उस हाई लेवल के अभिनय तक जा सका जैसा हमें दाग में देखने को मिलता है, हमें अमर में देखने के लिए मिलता है, हमें आन में देखने के लिए मिलता है। तो निम्मी और दिलीप कुमार के बीच में भी एक जबरदस्त वो दिखता है। दिलीप साहब की खासियत ये है कि वो राज कपूर के साथ अंदाज में उभरते हैं तो वहां पर वो छा जाते हैं। जब वो शक्ति में आते हैं तो वो अमिताभ बच्चन जी के साथ छा जाते हैं, और जब वो क्रांति में आते हैं तो उसके डायरेक्टर भी मनोज कुमार हैं, उसके मुख्य अभिनेता भी मनोज कुमार हैं, लेकिन सिनेमा हॉल से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको दिलीप कुमार याद रह जाता है। तो दिलीप कुमार की खासियत यही है कि वो एक आसमान की तरह हिंदी सिनेमा के पर्दे पर उभरते हैं, जिसमें लाखों सूरज और लाखों सितारे तो चमचमा रहे हैं, लेकिन आसमान वही एक है। दिलीप कुमार की विशिष्टता ये है कि वो जो लकीर खींच करके जाते हैं, हर एक अभिनेता उस लकीर को छूने की कोशिश में लगा रहता है। यानी कि हिंदी सिनेमा में गायकी का जो मकाम लता मंगेशकर छूती हैं, लगभग अदाकारी का वही मकाम दिलीप साहब छूते हैं। यद्यपि मैं ये मानता हूं उसके साथ साथ कि लोकप्रियता के जिस शिखर को राजेश खन्ना ने छुआ, उसे हिंदी सिनेमा में कोई नहीं छू सका। और एक स्टार जिसको हम कहते हैं कि जो सिर्फ अपने होने से सिनेमा को चला सकता है, मुझे लगता है दुनिया में वो अमिताभ बच्चन के मुकाबले कोई दूसरा नहीं हुआ है। क्योंकि दिलीप साहब और बच्चन साहब और राजेश खन्ना के बीच में अगर हम 1 मिनट के लिए तुलना करें, जो नहीं जरूरी है लेकिन फिर भी जरूरी है क्योंकि 3 बहुत बड़े नाम हैं, तो राजेश खन्ना और दिलीप साहब दोनों के पास बहुत खूबसूरत सिनेमा है, बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया है दोनों ने, बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक। लगभग दिलीप कुमार की हर फिल्म का म्यूजिक आपको आज तक याद है। राजेश खन्ना तो संगीत की मतलब जेम है। लेकिन बच्चन साहब के साथ विशिष्टता मैं ये देखता हूं कि उन्होंने सबसे खराब डायरेक्टर्स के साथ शायद काम किया है। बहुत ही अजीबोगरीब, मतलब इतनी प्रिडिक्टेबल सिनेमा उन्होंने किया है कि आपको लगभग हर बार पता होता है कि सिनेमा में होगा क्या, और संगीत तो बस माशाल्लाह। लेकिन आप अमिताभ बच्चन को मिस नहीं कर सकते हैं। और एक मुझे लगता है एक महान अभिनेता वो होता है जो खराब से खराब प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बेहतरीन अदाकारी दे सके। इस मामले में बच्चन साहब मुझे लगता है कि दिलीप साहब से या राजेश खन्ना से 2 स्टेप आगे चले जाते हैं।
लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अभिनय की, तो उस अभिनय के शिखर पर आपको दिखाई देते हैं दिलीप कुमार, क्योंकि दिलीप कुमार के बगैर कोई राजेश खन्ना, कोई अमिताभ बच्चन या कोई शाहरुख खान या अन्य कोई तैयार नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ा रास्ता, एक बहुत बड़ा आसमान और सिनेमा की दुनिया का ताजमहल दिलीप कुमार हैं। जैसे कि हमारे लिए किसी दिन ये खबर सुन लेना कि ताजमहल ढह गया रातों रात, जितना सदमा पैदा कर सकता है, जितना गमगीन हो सकता है, लगभग उतना ही था दिलीप कुमार साहब का चला जाना। यद्यपि दिलीप कुमार पिछले 10-12 सालों से बहुत इनएक्टिव थे, शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर थे, बावजूद उसके बस किसी का होना अच्छा लगता है तो दिलीप कुमार का हमारे बीच होना अच्छा लगता था। और अगर हम दिलीप कुमार की बात बिना शायरा बानो के खत्म कर दें तो बड़ी ज्यादती होगी। दिलीप साहब के नसीब के 3 बड़े जबरदस्त हिस्से हैं और 3 महिलाएं मुझे याद आती हैं। सबसे पहले देविका रानी, जिन्होंने कि दिलीप कुमार को चुना, उनको लगा कि इस इंसान में एक सितारा बनने की खासियत है। और यहाँ मैं एक बात, आवाज आपकी कहीं भाई चली गई है। आपका माइक म्यूट हो गया है। माइक म्यूट हो गया, माइक खोलिए आप। तो शायद तकनीकी कारणों से अभी हम स्वामी जी को सुन नहीं पा रहे हैं और मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। दिलीप साहब के जिंदगी में देविका रानी का प्रवेश, देविका रानी ने उनका नाम वासुदेव रखा, लेकिन ये नाम कुछ जच नहीं रहा था। तो बाद में भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने की चित्रलेखा लिखी है, उन्होंने उन दिनों देविका रानी के साथ स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे बॉम्बे टॉकीज में, तो देविका रानी ने उनसे भी एक नाम सजेस्ट करने को कहा और देवकी नंदन खत्री ने, भगवती चरण वर्मा ने उनका नाम दिलीप कुमार रखा और दिलीप कुमार पर ये छोड़ दिया गया। एक नाम और भी दिया गया था देविका रानी द्वारा, वो था जहांगीर। जहांगीर नाम में देविका रानी ने उनको दिया जी, लेकिन उन्होंने भगवती चरण वर्मा का दिया हुआ नाम सिलेक्ट किया, दिलीप। हाँ, बिल्कुल सिलेक्ट हो गया और उस नाम से वो जाने गए। तो एक तो दिलीप का देविका रानी थी जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया, दूसरी स्त्री उनकी जिंदगी में मधुबाला थी जिसने उनको सच में इश्क करना सिखाया और उनकी आंखों में वो दर्द पैदा कर दिया जो दिलीप कुमार की पहचान रही। और तीसरी रही शायरा बानो, जिन्होंने दिलीप कुमार का सारा दर्द अपने सीने पर रख करके जिया है। और एक अच्छा साथी कौन हो सकता है, ये शायरा बानो ने कहीं ना कहीं दिखाया है। तो दिलीप कुमार कहीं तकदीर के भी बादशाह रहे हैं और हम सबको दिलीप कुमार को अपने बीच महसूस करना या ये दिलीप कुमार का सिनेमा देखना हम सबको कहीं रिच करता है, हम सबको अमीर करता है। तो आज जब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं हैं तो मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हों वहां पर वो शांत रहें, आनंदित रहें और उनका सिनेमा सदियों तक हमें, आपको और इस पूरी दुनिया को अभिनय के बारे में एक शिक्षा देता रहे और ये बताता रहे कि एक इंसान जब रुपहले पर्दे पर खड़ा होता है तो वो अपने कद से कितना बड़ा होता है और उसमें किस तरह से ईश्वरत्व की झलक दिखाई देने लगती है। बहुत बढ़िया आपने बात रखी स्वामी जी, और मैं धन्यवाद करता हूँ। गागर में सागर भरने जैसा आपने कार्य किया। इस छोटे से समय में इस तस्वीर में इतने रंग जितने दिलीप कुमार ने भरे उस कैरेक्टर में और तरह तरह के तमाम अंदाज दिए, उसी तरह से तमाम बातों के द्वारा जो आपने संबोधन किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने तमाम वो बातें करी जो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन अच्छा है कि आपने मेरे से पहले बोला। मैं उनको और आगे बढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं। जैसे कि हम बात करते हैं फिल्म दाग की, जब आपने दाग का जिक्र किया तो दाग वो फिल्म थी जो सिनेमा इतिहास में जब फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुआ तो पहली बार जिस फिल्म को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जब दिया गया तो वो फिल्म दाग के लिए दिलीप कुमार साहब को मिला था। 1952 में दाग आई थी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस अवार्ड की शुरुआत दिलीप कुमार साहब के नाम के साथ हुई। और हम जब बात करते हैं एक और उनकी खास फिल्म के बारे में, दीदार के बारे में, आप सभी ने फिल्म दीदार को देखा होगा। तो जावेद अख्तर साहब एक बार इस बात को बता रहे थे कि दीदार से पहले जब भी कभी सिनेमा में ऐसा हुआ कि किसी कलाकार ने एक ब्लाइंड का रोल निभाया तो उन्होंने अक्सर अपनी आंखें बंद कर ली या काला चश्मा लगाया, उनकी आंखें नहीं दिखती थी। तो जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो दिलीप कुमार साहब जब सेट पे पहुंचे तो उन्होंने खुली आंखों से बातें करना शुरू करा। तो डायरेक्टर साहब को ये बात शुरुआती दौर में बड़ी अटपटी लगी
तो बोले ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने तब इस बात के बारे में जोर दिया कि आप मुझे बताइए, ऐसे भी बहुत से ब्लाइंड है जो आंखें खोल के बात करते हैं, तो हो सकता है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये तरीका ज्यादा बेटर है और उसमें मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट कर रहा हूं और लोगों को समझ में भी आएगा कि ये इस तरह से भी एक ब्लाइंड को एक्ट किया जा सकता है। तो वही मेथड एक्टिंग का वो कमाल रहा कि वो तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट अपने रोल्स के साथ करते रहे और एक कीर्तिमान लगातार वो स्थापित करते रहे, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जब इस बात को कहता हूं कि उनके सामने कोई भी नहीं था, तो उस दौर में जब मैं आता हूं तो जिन कलाकारों को मैं देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना परिपक्व और इतना बड़ा कोई कलाकार ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि जितने बड़े पहाड़ के तौर पर एक हिमालय जैसे दिलीप कुमार साहब खड़े हो गए थे और उनका अनुसरण लगातार लोग करते रहे। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सब में कहीं ना कहीं उनका अक्स दिखता रहा, जैसे कि मैं यहाँ एक 1973 चीज के ऐड बाद। करना चाहूंगा विनीत भाई। हाँ जी जी, जरूर जरूर जरूर, मैं एक बात अपनी बात ये बोल आपने के इस जो बात को ये खत्म जो करूं। आपने बात की है द रोल ऑफ द ब्लाइंड में, जी कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन शाह साहब ने स्पर्श की जब में ये रोल प्ले किया था ऑफ अ ब्लाइंड मैन, तो अगर जी आप उस फिल्म में, तो उनकी भी आंखें खुली हुई। जी हाँ, वो अनुसरण तो कहीं ना कहीं कर ही दे रहा ना। मैंने कहा एक चट्टान जब बहुत बड़ा वो हिमालय कहीं सा ना एक कहीं कैरी ओवर कैरेक्टर खड़ा हो करके गया। कहीं ना कहीं उसकी उसके छींटे, उस बरसात के खूबसूरत बरसात के छींटे हाँ हर एक्टर पे पड़े जो उनसे मुतासिर हो, उनके साथ काम किया, जिन्होंने जी, नहीं देखकर उनसे इंस्पिरेशन लिया। यही नहीं कि बहुत बढ़िया, बहुत काम करके, लेकिन उनका काम देखकर। लेकिन मेथड एक्टिंग जो है वो एक रशियन स्कूल ऑफ थॉट है, जहां हर कैरेक्टर के ऊपर एक एप्लीकेशन होती है अप्लाई करने की। जी एक एक अंदाज, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 फिल्म है, तो 100 फिल्मों में अपने को कैसे अलग करके प्रस्तुत करना है, उसमें जी क्या मेथड का इस्तेमाल किया जाए, क्या किस चीज से, क्योंकि आपको 100 फिल्में करनी है। आपको अगर 100 सेंचुरीज बनानी है, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिया, तो वो 100 सेंचुरीज अलग कैसे हों, ये खूबी दिलीप साहब। क्या बात, बहुत बढ़िया अभिनव भाई, बहुत अच्छी बात हर आपने मैच में उतरना, एक नए अंदाज में उतरना, एक नए तरीके से, और एक बिल्कुल एक नई जी को लेकर उतरना। हाँ, तो मैं अपनी बात यही कह रहा था कि Please. आपने जो बात रखी, स्पर्श वाली बात जो रखी, वो कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब एक इतने बड़े हिमालय की तरह खड़े हो गए थे कि वो सबको उनकी तरफ देखना ही था। वो लाजमी था कि हर एक कलाकार उनकी ओर देखेगा, उनका अनुसरण करेगा। जैसे कि 1973 के बाद बच्चन साहब रुपहले पर्दे पर छाए, और आपने भी अभी स्वामी जी इस बात को रख रहे थे कि उसके बाद जितने भी कलाकार आए, उसमें यदि अमिताभ बच्चन साहब का अक्स नहीं था तो उनका चल पाना बहुत मुश्किल रहा। लगातार के, चाहे वो अनिल कपूर थे, चाहे वो संजय दत्त आते हैं, उसमें हम बच्चन साहब को ही देखते थे। हमें अगर बच्चन साहब दिख गए तो हम दोबारा फिल्म देखने जाए, अगर हमें बच्चन साहब नहीं दिखे तो हम दोबारा फिल्म देखने नहीं गए। लेकिन हम आज बच्चन साहब की महानता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार साहब के बारे में। तो इसी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल शर्मा जी, यहाँ मौजूद है, जिन्होंने खुद उनके साथ काम किया है, उनके ऑफिस में काम किया है, उनको असिस्ट किया है। वो मोहन मैकिन के डायरेक्टर रहे हैं दिलीप कुमार साहब, आप सभी इस बात को जानते हैं। तो वहां उनको अनिल शर्मा जी असिस्ट कर रहे हैं, मैं उनको बुला रहा हूं, उनको स्वागत करता हूं। अनिल जी, तो एक एम्प्लॉयर के तौर पे आप दिलीप कुमार साहब को कैसे देखते हैं, और उनका क्या एटीट्यूड था लोगों के लिए, वो कैसे बिहेव करते थे, और खास तौर पे उस किस्से का आप जिक्र जरूर करिएगा जो कि आपने मुझे बताया था कि एक बार आप जब बॉम्बे अपने परिवार के साथ गए और आपने बताया कि मेरा परिवार मेरे साथ है साहब, तो किस तरह से नंगे पैर दिलीप कुमार साहब उठकर आए थे, तो वो जरा जिक्र भी आप करिएगा। तो मैं आपको बुलाता हूँ अनिल जी। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। ये मेरा आज एक सौभाग्य है कि विनीत द्वारा एक कंडोलेंस मीटिंग के अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और अभिनव सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और आज मेरी सौभाग्य के उनके साथ रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है। जहाँ तक दिलीप साहब का सवाल है, दिलीप साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से ज्यादा मैं उनके साथ परिचित रहा हूँ, बशर्ते कि दुनिया जानती है कि वो एक महान कलाकार रहे हैं, और उन जैसा जो कलाकार जो अभी तक
ना पैदा हुआ है और ना ही जो है क्या नाम है आगे उस श्रेणी का कलाकार जो ना पैदा, तो चंद ही लोग होते हैं उसके अंदर। तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ काफी जुड़ा रहा, और व्यक्तिगत रूप से बेसिकली मैं सन 81 से लेके 2007 तक जो है मैं मोहन विकेंस के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रोल पर जो है मैं वहां पर रहा। और मेरी खुशकिस्मती थी कि जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया उसमें दिलीप साहब जो है मेरे डायरेक्टर थे। तो वो हर क्वार्टरली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए बॉम्बे से आते थे, एजीएम अटेंड करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर सोलन जाया करते थे। मेरा सौभाग्य मिला कि कई बार मैं उन्हें मोहन नगर से सोलन उनके साथ जो है गाड़ी के अंदर मैं खुद जो 1 to 1 उनके साथ 5 घंटे मैंने लगातार उनके साथ जो है बिताए। तो बहुत ही मैं अपने आप को बहुत ही अनिल जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। जब आप सोलन से सोलन तक जाया करते थे तो पूरन का ढाबा भी पड़ता है अंबाला में, तो दिलीप साहब को वो वहाँ का खाना कितना पसंद था वो भी आप जरा बताएं। बेसिकली उनको बिरयानी वहाँ की जो ना बहुत पसंद थी। तो जब भी हम लोग जाया करते थे मोहन नगर से, तो बीच में स्पेसिफिकली वो वहां पर पूरन के ढाबे पर जो ना ड्राइवर को बोलते थे कि आप जो ना रुको, और जो है मैं जाया करता था वहां से पैक करा के लाया करता था। और दिलीप साहब जो है पीछे वाली सीट के ऊपर पालती मालती मार कर जो ना क्या नाम है उसको बिरयानी को जो ना खाया करते थे। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही एक ऐसे क्षण थे जो कि मैं उनको आज भी याद करता हूँ। तो मैं मतलब अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि उनके साथ मैं करीबन जब भी वो आते थे 5 या 6 घंटे की जर्नी के अंदर मैं उनके साथ जो ना रहता था। और खास तौर से जब भी वो बॉम्बे से आते थे तो उनके जो पीए होते थे मिस्टर जॉन, तो वो सारा का सारा उनका आइटिनरी मुझे जो बता देते थे कब वो जो है एरोड्रोम पर आ रहे हैं, कब वो वहां से उनको गाड़ी भेजनी है, क्या क्या उनकी डाइट शेड्यूल है, कि क्या क्या उनकी जो जरूरत है, वो सारी की सारी जो है मेरे पास होती थी। और जब भी वो मोहन नगर आते थे तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन के जो कि मैं उनके साथ जो है टच में रहता था। उनके जो भी शेड्यूल्स थे उनको सारा का सारा मैं मतलब सारा का सारा मेरे थ्रू ही जो पूरे होते थे। और मोस्टली जब भी मैं कई बार ऐसा हुआ कि बैलेंस शीट्स वगैरह होती थी वो साइन कराने के लिए, मैं कई बार जब उनका आना यहाँ नहीं होता था तो मैं बॉम्बे जाया करता था, पाली हिल के पर उनके बंगले पर जाया करता था। तो एक बार मैं गया वहां पर जो है तो पता पड़ा कि साहब जो है फिल्मिस्तान स्टूडियो के अंदर शूटिंग कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मैं वहां पर फिल्मिस्तान स्टूडियो पर गया और वहां पर वो शक्ति मूवी थी उसकी एक शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा कि वो एसपी की जो ना वेशभूषा के अंदर हैट लगा के जो है वो पुलिस वाले बने हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि सर आपने ऊपर तो जो है क्या नाम है ये पहन रखा है लेकिन नीचे आपने लुंगी बांध रखी है। तो कहने लगे अनिल जो है ये जो कैमरे के अंदर मेरा इतना ही आता है, ऊपर का जितना भी वो सारा नीचे का तो कैमरा लेता ही नहीं है। तो बहुत से ऐसे जो ना पर्सनल क्षण है जो कि हम लोगों ने उनके साथ जो ना बिताए हैं। और खास तौर से मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि एक वर्ल्ड वाइड जो एक वर्ल्ड स्तर का जो एक स्टार हमारे बीच में रहे हैं, उनके साथ मेरी एक इतनी नजदीकी, और मैं अपने आप को मैं और उनकी मेरी फैमिली बहुत ही उनका कृतज्ञ है। एक बार जब हम बॉम्बे गए थे तो मैंने साहब से बोला कि मैं और मेरी फैमिली जो है आपसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो सबसे पहले मैं पाली हिल का जो बंगला था मैंने अपनी फैमिली को गाड़ी के अंदर वहां पर जो बिठाया था, मैं अंदर गया और उनसे बातचीत हुई, कुछ पेपर्स वगैरह साइन। तो मैंने उनका मूड देखा, वो कलिंगा उस समय शूटिंग की तैयारी कर रहे थे, कलिंगा के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ काम कर रहे थे। तो जब बात खत्म हुई तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। ओके, तू तो कह रहा था लाने के लिए कह रहा था। मैंने कहा सर वो आए हुए हैं बाहर गेट के ऊपर जो बाहर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे उन्होंने कहा तू पागल हुआ है, तू पागल हुआ है, तो उनको लेकर नहीं आया अंदर। और वो खुद जो है वहां पर अपने ड्राइंग रूम के अंदर नंगे पैर बैठे हुए थे। स्पेसिफिकली वो कॉरिडोर में आए, गेट के दरवान को बोला कि इनको अंदर आने दो, और अंदर ऑफिस के अंदर इस सारी फैमिली को हमारी बुला लिया। और स्पेसिफिकली मेरी छोटी बेटी, उसको आज भी मुझे ध्यान है कि वो एक एक जो ना बिस्किट जो है क्या नाम है उसको बिठाकर जो ना खिला रहे थे, और कहा उसने कि अगला बिस्कुट मैं जब दूंगा जबकि तुम मेरे गाल के ऊपर एक पप्पी दोगी। तो एक ये बहुत बड़ी जो है एक मेरे लिए उपलब्धि है कि संसार का इतना बड़ा एक नायक और आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि एक मेरे पिता तुल्य इंसान बैठे हुए हैं। तो वाकई में दिलीप साहब के बारे में मैं क्या हूँ, कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे, मैं आपको दोनों शेयर किए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और 2 लाइनें मेरे ध्यान में आती हैं उनके लिए।
न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है बस सिर्फ दास्तां के लिए। भगवान जहाँ कहीं भी हैं उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं और मेरा पूरा परिवार उनके लिए हमेशा कृतज्ञ है। और विनीत जी, आपका भी मैं आभारी हूँ कि मुझे अपने उद्गार आपके समक्ष रखने के लिए जो आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अनिल जी, जो आपने इतने अच्छे संस्मरण हमारे सामने रखे। आप जुड़े रहिएगा। और इसी बीच स्वामी जी से मैं बात करना चाहूंगा। अभी शायद वो लाइन पर नहीं है, वो आए हमारे बीच में, और अभिनव भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अभिनव भाई, जैसे कि अभी अनिल जी हमको बता रहे थे, आप तो यहाँ मौजूद हैं और लगभग 2 साल का समय आपने उनके साथ बिताया। वो 2 साल में ऐसे वाकये, जैसे कि अनिल जी बता रहे थे कि फैमिली के साथ ऐसे कई मौके आपने भी देखे होंगे, उनकी उदारता और उनके इस विषय पे थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालिए। मैं आपके जुबान से ये सब बातें सुनना चाहूंगा। देखिए, जैसे अनिल जी ने कहा कि शूटिंग के टाइम में अगर लंच हो रहा है तो ये नहीं कि स्टार अलग बैठ के खाएगा, खाना सब साथ खा रहे हैं। काम करने का जब समय आएगा तो दिलीप साहब सिर्फ अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाएंगे, और स्विचिंग ओवर की जो कैपेसिटी होती है कि एक पर्सनल लाइफ से उस कैरेक्टर में वो कब स्विच कर जाते थे ये पता भी नहीं चलता। शॉट इज रेडी का मतलब नाउ इट इज द कैरेक्टर, नॉट दिलीप साहब। ये स्विच ओवर करना हम नॉर्मली अपना पर्सोना जो खुद का है वो भी अपने कैरेक्टर में डालने की कोशिश करते हैं। ये मैं जानता हूँ मेथड एक्टिंग के बाद विनीत भाई, वो यही है कि किस समय वो स्विच ओवर कर जाते थे और उससे बाहर निकल आते थे। भाई एक शॉट की अवधि कितनी होगी, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट के बाद क्या, 11वें मिनट में क्या है, शॉट ओके होने के बाद, और फिर उसके बाद की तैयारी। मतलब एक एक डिटेल को समझना, एक एक डिटेल को की ब्रीफिंग लेना डायरेक्टर से, और फिर उस ब्रीफिंग के हिसाब से चलना। अभिनव भाई, वो कितना अलग होता था। जैसे कि आपने तो और एक्टर्स को भी देखा है काम करते हुए, तो दिलीप कुमार और एक्टर्स में क्या फर्क था? जैसे कि राजकुमार और दिलीप कुमार को तो आप इकट्ठे एक फ्रेम में देख रहे थे, एक ही सेट पे देख रहे थे, उनसे आपने बात भी करी, तो कैसे वो सीन को समझना या कैसे उस सीन को अंजाम देने में दिलीप कुमार साहब कैसे थे, ये मैं थोड़ा सा जानता हूं। यहाँ विनीत भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने व्यक्तित्व का चोला छोड़कर एक दूसरे चोले में प्रवेश करना और उसका हो जाना, इतनी बेहतरीनता से हो जाना कि उसके अंदर पूरा समा जाना, और फिर उससे बाहर निकलकर फिर दिलीप कुमार हो जाना जी। अगर आर्ट किसी को समझ में आ सके, जिंदगी में भी हम सब एक्टिंग करते हैं लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी को उस किरदार तक नहीं ले जाते, हम अपनी पर्सनैलिटी को उस किरदार में शामिल कर लेते हैं जी। ये कहीं ना कहीं इस थ्योरी को जो ब्रेक किया वो अमित जी ने किया। आप उनकी कोई फिल्में देखिए तो चाहे वो कितने अटपटे कपड़े क्यों ना हो, लेकिन फिर वो उसी कैरेक्टर के हो जाते हैं। और लेटली अगर आप कन्विंसिंग लगते हैं, इसीलिए कन्विंसिंग दिखाई पड़ते हैं। देखिए अगर पा जैसी फिल्म देखी जाए, वहां अमित जी का अपना कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं है जी। ब्लैक देखेंगे तो वो अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है। ये सारी फिल्मों के जितने भी बड़े कलाकार हैं ये सब
कब दूसरे कैरेक्टर में पूर्णतः घुस जाएंगे, ये जो आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैशन फॉर सिनेमा और पैशन फॉर एक्टिंग जिसको हम कहते हैं, इसीलिए बहुत अच्छी बात आपकी वो इतना बड़ा बनाते हैं, क्योंकि वो विनम्रता के आधार पे अपने आप को नलीफाई करके, अपने आप को हीरो करके उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। तो ये जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि सही बोल रहे हैं आप। तो पब्लिक तो उस किरदार को देख रही है जो वो निभा रहे हैं, उस सलीम को देख रही हैं, उस शक्ति के इंस्पेक्टर को देख रही हैं। उसको निभाया दिलीप साहब ने, लेकिन हमारे छवि के अंदर वो कैरेक्टर समाये। इस बात गौर करने वाली है कि हम जब दिलीप साहब की बात कर रहे हैं आज, तो हमें उनके कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं। दिलीप साहब कैरेक्टर्स को निभाया, ये बात अलग है। हमारे मेंटल मैपिंग में हमने जो देखा है इस दौरान, यही देखा है कि उनके माथे पर एक हल्का सा गुमड़ा था, उन्होंने कभी उसको ऑपरेट नहीं करवाया, उसको कैरेक्टर में शामिल कर लिया। अगर वो चाहते तो वो उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसको हटा देते थे, स्मॉल माउंट हेयर, वही कैरेक्टर बन गया। और फिल्म कर्मा में तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। जब आप सौदागर की बात करते हैं, तो जो अथॉरिटी एक गांव ग्रामीण आदमी की अथॉरिटी होती है, राजकुमार साहब का रोल तो उसमें एक राजा का था, लेकिन एक जमींदार का कैरेक्टर निभाना और उसके लिए खड़ा होना, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज और दोस्तों के अंदर तकरार होना और फिर उसको रियलाइजेशन करना, ये लोग वो लोग थे जो पूरी फिल्म अपने कंधे पे उठा के चले जाते। हम 3 लोग हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात रखी। हाँ अभिनव भाई, बहुत अच्छी बात आपने रखी। और मुझे अभी एक संस्मरण मुझे और ध्यान आ रहा है। हाँ, एक्चुअली दिलीप साहब जितना अपने एम्प्लॉइज या अपने फेलो कोलीग्स के लिए समर्पित थे और डेडिकेटेड थे और उनको सपोर्ट करते थे, शायद अभिनव भाई को जो ना पता होगा कि मिस्टर SM जहीर, जो कि एक थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और अभी बॉलीवुड के अंदर भी हैं, वो मोहन मिकिन के अंदर रेफ्रिजरेशन इंजीनियर थे और हमारे साथ वो करीबन 8 या 10 साल उन्होंने हमारे साथ जो ना मिस्टर SM जहीर ने बिताए वहां पर। तो SM जहीर को जितना सपोर्ट उन्होंने बॉलीवुड के अंदर किया, वो सारा का सारा सपोर्ट जो ना दिलीप साहब की वजह से ही था। जितने भी उनको जो ना, चाहे वो महेश भट्ट का विशेष फिल्म्स था या गुलजार साहब के साथ उन्हें पिक्चर करने को मिली मिस्टर जहीर को, तो वो सारा का सारा जो एक पीछे जो बैकग्राउंड सपोर्ट था वो मोहन मिकिन का, वो थे दिलीप साहब। और 90% जो SM जहीर साहब की जो एक्टिंग थी, वो खुद भी एक्टिंग जो है वो दिलीप साहब से ही प्रभावित थी। शायद ये अभिनव साहब, मैं अनिल जी की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हम लोग में मुझे जहीर साहब के साथ काम करने का मौका मिला और फिर बुनियाद उनके साथ काम करने। मैं एक बार हम लोग की शूटिंग पर मैं आपके साथ गया भी था जहीर भाई के साथ। अभी शायद बहुत लंबी बात होगी तो मैं आपके साथ जो है रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप जो है। तो दिल्ली के श्रीराम सेंटर में जितने भी जो है थिएटर ड्रामे होते थे जहीर साहब के, तो उनकी बुलेट के ऊपर साथ में ही जाता था जहीर साहब के साथ जो है। इसमें कोई शक नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल 100%, क्योंकि जहीर साहब के खुद के ऊपर दिलीप साहब का एक बहुत बड़ी छाप थी उनकी अदाकारी के अंदर। ये हम शुरू से देखते थे। मुझे मोहन मिकिन वाला कनेक्शन नहीं मालूम था, ये पता था जहीर साहब वहाँ काम करते, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता। जहीर साहब ने करीबन 10 साल वहाँ पर रेफ्रिजरेशन इंजीनियर थे, वहाँ पर हमारे कोलीग थे, डेली उठना बैठना था हमारा, और दोनों के बीच में अगर बात होती थी वो दिलीप साहब एक बीच के अंदर जो ना एक मेन सेंटर ऑफ पॉइंट होते थे डिस्कशन का वहाँ पर। आज ये नई बात मालूम पड़ी, एक नया आयाम मालूम पड़ा के माध्यम से कि मोहन मिकिन जहीर साहब और सबका ताल्लुक भी जहीर साहब दिलीप साहब। और देखिए मोहन मैकिंग्स का तो सब मैं आपको अभिनव भाई बताना चाहूंगा कि आपकी जो और हमारी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है त्रिशूल, उसका लगभग मैं 50% हिस्सा मानता हूं कि मोहन मेकिंग में शूट हुआ है या उन्हीं के ही जगहों पर उन्हीं की प्रॉपर्टीज पे वो शूट हुआ है फिल्म त्रिशूल।
तो और बहुत ही शानदार फिल्म, एक माइलस्टोन मूवी है। और मैं मोहन नगर में शूट हुआ। मैं इसको जोड़ता हूँ कहीं ना कहीं, मैं इसको दिलीप साहब की 1949 में आई हुई फिल्म अंदाज से जोड़ता हूँ। जो कसक अंदाज में दिखाई देती है दिलीप साहब के कैरेक्टर में, वही कसक बच्चन साहब के कैरेक्टर फिल्म त्रिशूल में दिखाई देती है। वही कसक, वही एंगर, वही गुस्सा और वही कुछ पाने की जो चाहत थी, वो फिल्म त्रिशूल में किसी और रूप में अमिताभ बच्चन साहब में ज्वलंत होती है। तो ये कहीं ना कहीं कोइंसिडेंसेस हैं। और एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से आज हमारी चलती रही दिलीप साहब के विषय में, दिलीप कुमार साहब के विषय में। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है आप लोगों द्वारा जो आज जो दी जा रही है। उनको हम याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, और उनकी अच्छाई के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके आनंद के लिए वो जहां भी हैं बहुत खुश रहे, बहुत शांति से रहे। ईश्वर उनको वो मुकाम दे जिस मुकाम पे वो इस धरती पर रहे, इतनी ऊंचाइयों पर वो जी हैं, उनका नाम सदियों तक चले, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और अभिनव भाई को मैं चाहूंगा वो भी अपनी बात को रखे, और अनिल जी को भी कहूंगा कि इसी के बाद हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे। तो अभिनव भाई आप। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपने उनको इतनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, और ये एक बहुत सही प्लेटफॉर्म भी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दोबारा हमें जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं अपने की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने श्रद्धा सुमन। बहुत बढ़िया अभिनव भाई, बहुत अच्छी बात रखी। और अभिनव भाई तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रमेश सिप्पी साहब के भी साथ काम किया है, और मैं सिनेमा इतिहास के सबसे ऊंचे डायरेक्टर्स में रमेश सिप्पी साहब को स्थान देता हूँ। शोले जैसी फिल्म बनाई उन्होंने। मैं जब शोले फिल्म को देखता हूँ, बड़ी मुकम्मल तस्वीर है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। कहीं सोचता हूँ जब मैं विनीत चौधरी जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं ना कहीं कोई कमी थी, या कोई ऐसी कमी वो छोड़ पाए कहीं पर भी। लेकिन मुझे कोई कहे कि एक चीज को यदि बदल दो, तो मैं शायद वहां पे ठाकुर के रोल में दिलीप साहब को फिट कर देता। मेरे मन की चाह है, ये मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि मैं दिलीप साहब को कहीं ना कहीं देखता हूँ कि हर बड़ी तस्वीर में दिलीप साहब होने चाहिए। तो ये मेरी एक चाह रही। और आपने तो सिप्पी साहब के साथ काम किया है, और मैं आपको यहाँ पे आपकी ये साथ जो आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनिल जी जो लगातार उनके साथ जुड़े रहे हैं, उनके साथ काम किया है, पूरन के ढाबे का वो सफर और मोहन मेकिंग में जो उनका सफर रहा है, तो एक लंबा सफर उन्होंने भी उनके साथ गुजारा है। तो मैं चाहूंगा कि वह भी 2 शब्द अपने यहाँ पर रखें। विनीत जी, दिलीप साहब मेरे लिए ना ही एक सदी के एक महान कलाकार के तौर पर मैं उनको जो है पूछता हूँ, एज ए एम्प्लॉयर मैं उनका जो है एक बहुत ही बड़ा जो है क्या नाम है एक असिस्टेंट जो ना रह चुका हूँ यहाँ पर। और बहुत मैंने उनके साथ जो ना बहुत जबरदस्त जो ना मतलब तरीके से जो है बहुत ही एक दिली तरीके से जो ना मैंने उनके साथ काम किया। और मैं पूरा का पूरा मेरा परिवार उनका बहुत ही आभारी है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार उनको बहुत ही हृदय से जहाँ भी हैं वो खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। वो जो ऊंचाइयां उन्होंने सिनेमा को दी, जो इस सिनेमा का इकबाल दिलीप साहब ने बुलंद किया, और जो जिस इकबाल को वो लगातार बुलंद करते रहे, ईश्वर मैं चाहता हूं कि वो जहां पर भी आज मौजूद है उनका इकबाल बुलंद रहे। मैं ये श्रद्धांजलि उनको देता हूं, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने कीमती समय हमको दिया, और मैं सभी को शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।